जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे थे। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जब हम एक साथ बनाते हैं तो उसको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और सिंगल वेरिएबल की हो तो उसको हम यूनिवेरिएट कहते हैं। डबल के लिए हो, दो वेरिएबल्स के लिए हो तो उसको बाईवेरिएट, और उससे ज्यादा के लिए हो, तीन के लिए हो तो ट्राईवेरिएट और मल्टीवेरिएट। बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स के साथ डिनोट करते थे जब सिंगल के लिए हम कर रहे थे, एक वेरिएबल्स के लिए। जब हमारे पास वेरिएबल्स दो हैं तो उसको हम एक्स कॉमा वाई, एक वेरिएबल को एक्स के साथ और दूसरे को वाई के साथ शो कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स वो वाई के साथ डिनोट करते हैं। बाकी डेफिनेशन इसकी वही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाली होगी कि एक्स लेस देन और इक्वल टू a specific value of x and probability of y जो है less than or equal to a specific value of y। उसके बाद क्या है इसका बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज। जिस तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिंपल के लिए था, सेम वही कि एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू वाई जो है ये 0 के इक्वल होगा, और दोनों एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी व प्लस इन्फिनिटी ये 1 के इक्वल होगा। अब इसमें यह है कि कोई भी एक इन वेरिएबल इनमें से अगर माइनस इन्फिनिटी में जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0 हो जाएगी, और जब इनमें से कोई भी वेरिएबल प्लस इन्फिनिटी में जाएगा तो उसको, दोनों प्लस इन्फिनिटी में जाएंगे तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है 1 के इक्वल आ रहा है। और सेम उसी तरह ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है एक्स और वाई के लिए। थर्ड में है एफ ऑफ एक्स वन अगर लेस देन एक्स टू है और वाई वन लेस देन वाई टू है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन एक्स टू और वाई वन लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन वाई टू, यानी इस इंटरवल के अंदर जो इसकी प्रोबेबिलिटीज बनेगी वो ये वाली बनेगी। इस फंक्शन को पढ़ने के लिए आप इस डायग्राम को देख लें कि x2 y2 यहां से स्टार्ट करता है, x2 y2 माइनस x2 y1, उसके बाद माइनस x1 y2 और प्लस x1 y1। तो यहां से आपको इनकी तरतीब भी इजीली जो है, अगर आप ये डायग्राम बनाकर लिखते हैं तो इजीली याद कर सकते हैं। The probability that a random point x or y falls in the interval x1 less than or equal to capital X less than x2 and y1 less than y capital less than y2 is shown in this diagram। ये वही जो हमारे पास ऊपर इक्वेशंस की फॉर्म में था, वही चीज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसके अंदर दोनों वेरिएबल डिस्क्रीट होंगे तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बाईवेरिएट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। अगर दोनों जो है कंटिन्यूस वेरिएबल हैं तो वो बाईवेरिएट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। अगर एक जो है कंटिन्यूस है और दूसरा डिस्क्रीट है तो फिर उसको हम मिक्स्ड बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। बाईवेरिएट अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों तो उनकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होगा उसको बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहेंगे। अगर x और y हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पहले हम किसकी पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की पढ़ रहे हैं। अगर x हमारे पास x1 x2 टू xm है और y हमारे पास y1 y2 टू yn है, then the probability that x takes on the values xi and the same time y takes on the values yj, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटीज बनेगी वो
एफ ऑफ एक्स वन, या इसको इकट्ठा अगर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स आई व वाई आई वाई जे सॉरी, और ब्रैकेट्स बांध, ये हमारे पास इसका फंक्शन कहलाएगा। एफ इंटू एक्स आई वाई जे, आई हम आमतौर पर ये सबस्क्रिप्ट जो होती है इसको रोज के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, और जे जो है ये कॉलम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं, ये हमारे पास जो टेबल है इसमें y जो है कॉलम्स में है और x की ऑल वैल्यूज रोज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहाँ वेरिएबल्स के नेम लिखेंगे y1 y2 टू yj, और इधर x वेरिएबल के नेम लिखेंगे x1 x2 xi और xm तक। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करवाने के लिए अगर हम ये पहली वैल्यू देखते हैं तो इधर से x1 और इधर से y1, तो f ऑफ x1 y1 हो जाएगा। इसी तरह हम चलते जाएंगे। अगर यहाँ पे हम आते हैं, जहां पर मेरा अब कर्सर है, xi और yj, ये क्या कहलाएगी, f ऑफ xi yj, और लास्ट में जो वैल्यू आ रही है m रोज थी तो f ऑफ xm, और n कॉलम्स थे तो y ऑफ n हो जाएगा। अब सेम हमारे पास जो इनके सम बनते हैं प्रोबेबिलिटीज के एंड पर, ये हमारे पास g ऑफ x1 g ऑफ x2 g ऑफ x1, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। x की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जब हम तमाम कॉलम्स को पहली रो को ऐड करते हैं, फिर दूसरी रो को ऐड करते हैं और लास्ट रो को ऐड करते हैं, तो जो एंड पे हमारे पास इसके आते हैं सम्स, इसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x कहते हैं। इसी तरह मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y कहेंगे तो हम क्या करेंगे, हर कॉलम को ऐड करते जाएंगे और एंड पे जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y है। A joint probability function has the following property, इसकी प्रॉपर्टी यही है कि f of x i y j जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, और दूसरा ये है कि सम ऑफ i एंड j, अगर तमाम, इसका मतलब है इसके अंदर जो डबल सम है कि इसके अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं उनका सम करेंगे तो 1 होगा। इंडिविजुअली अगर हम इनका करते हैं मार्जिनल्स के, तो दोनों मार्जिनल के सम भी अगर हम सेपरेट सेपरेट करते हैं तो वो भी 1 के इक्वल होंगे। ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये मैंने उसी के अंदर बता दिया है, यहाँ पे वही चीज बिल्कुल शो की गई है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो जब इसको ओपन कर रहे हैं, जब g ऑफ एक्स आई यानी मार्जिनल फंक्शन x का जब हम फाइंड कर रहे हैं तो उन्होंने लिखा j1 to n, इट मींस के जो कॉलम्स हैं j, उनको हमने उनकी वैल्यूज को सम करते जाना है पहली पहली को। यहाँ पे लिखा हुआ है x को फिक्स कर रहा है i, और j को जो है वेरी कर रहा है। x फिक्स हो रहा है, j जो है हमारे पास वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये देखें x पहली रो में x फिक्स है, और जब हम j को वेरी करते हैं तो ये y1 y2 yj to yn ये वेरी हो रहा है। तो ये हमारे पास मार्जिनल फंक्शन ऑफ x, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x की बनेगी। और इसी तरह जब हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी y की बनाएंगे तो y की वैल्यूज जो है j हमारे पास फिक्स रहेगा, i वेरी हो रहा होगा उसमें। यहाँ पर देखें मार्जिनल वैल्यू, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y जब हम कर रहे हैं तो i हमारे पास 1 to m ये वेरी होगा और j इसके अंदर फिक्स रहेगा। The values of marginal probabilities are often written in the margins of their joint table as they are the row and columns totals in the tables.
द प्रोबेबिलिटीज इन ईच मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एट टू 1, ये पहले मैं आपको उसमें बता चुका हूं कि दोनों का अलग-अलग सम करेंगे तो वो 1 के इक्वल ही आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कंडीशनल सेम जैसे हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, ऑलमोस्ट ये उसी फार्मूला को फॉलो करेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन वाई जे, एक्स आई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें गिवन दैट वाई जे, तो ऊपर इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय जो गिवन होगा वो आ जाएगा। हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी में एक्स आई और वाई जे ये जॉइंट, और नीचे डिवाइड करेंगे जो गिवन होगा। अगर वाई जे गिवन है तो इसकी नीचे हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे होंगे तो नोमिनेटर में हमारे पास जॉइंट, उन दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और जब हम डिवाइड कर रहे होंगे नोमिनेटर तो वहां पर उसका हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये वो उसी चीज को शो किया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई वाई जे गिवन एक्स, अगर हमारे पास वाई गिवन एक्स होगा तो नीचे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा वो एक्स का होगा। बाकी ऊपर दोनों के लिए सेम रहेगा, वाई जे एक्स आई या एक्स जे वाई जे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंस। दो वेरिएबल्स इकट्ठे जब हमारे पास हैं और उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, अगर उनके मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे ये वेरिएबल्स एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट हैं। कैसे? हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स वाई ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, ये इक्वल हो जाए जी ऑफ एक्स, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक्स की, मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ वाई। तो आई जे के साथ हम स्क्रिप्ट साथ अगर लगाना चाहें वो लगाते हैं। अगर ये हो जाए इस तरह तो हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट है, अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तो फिर ये डिपेंडेंट होंगे या नॉट इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं। सिंपल हम इसकी सॉल्व करते हैं कि मजीद आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इसमें वो कह रहा है कि एन ऑर्म कंटेन 3 ब्लैक 2 रेड एंड 3 ग्रीन balls and 2 balls are selected at random from it. If x is the number of black balls and y is the number of red balls selected, then find these probabilities. अब इसमें देखें हमारे पास x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। x ब्लैक बाल्स हैं और y हमारे पास रेड बाल्स के लिए है। अब बाल्स हमने दो सिलेक्ट करनी है, तो दोनों के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। रेड बाल्स हमारे पास कितनी आ सकती हैं, ब्लैक बाल्स कितनी आ सकती हैं, टोटल हमने दो ही सिलेक्ट करनी है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक्स हमारे पास 0 आ जाए, 1 आ जाए या 2 आ जाए, यानी ब्लैक बाल्स हमारे पास 0 1 और 2 आ जाए। 3 नहीं आ सकती क्योंकि हमने सिलेक्ट ही 2 करनी है। बाल तो तीसरी भी अवेलेबल है ब्लैक, लेकिन हमने क्योंकि दो सिलेक्ट करनी है तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी 0 1 और 2 ही एक्स की वैल्यू आएगी। वह की हमारे पास क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वह हमारे पास रेड को शो कर रहा है, तो रेड हमारे पास 2 है, तो 0 1 और 2 ये इसकी भी यही हो सकती हैं, 0 1 या 2।
अब हमने क्या करना है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसका पहले फाइंड करना है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन में हम क्या करेंगे, उसी तरह जो एक्स और वाई की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन वैल्यूज को हम लिखेंगे। यहां पर हमारे पास y और इधर अगर x है तो 0 1 2, इधर भी हमारे पास x की भी पॉसिबिलिटीज यही है 0 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 0 और 0 ये फाइंड करना पड़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगी, 0 और 2 की प्रोबेबिलिटी। इस तरह 1 और 0 0, 1 और 1 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड तो नहीं कर सकेंगे, इसको हम इक्वल टू 0 कर लेंगे। कौन बताएगा कि इसको हम क्यों नहीं कर सकेंगे? इसमें 3 बॉल सिलेक्ट हो रही हैं, 3 बॉल सिलेक्ट हो हमने रही टू, हैं, तो हम हाँ जी, इसको हमने हमने नहीं 2 कर सकते। लेनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसको लिखेंगे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी को हम 0 कर लेंगे कि 3 सिलेक्ट ही नहीं हो सकती। इस तरह 2 एंड 0 और बाकी 2 और 1 करेंगे, ये भी 0 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 2 और 2 करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास 0 0 और 0 आ जाएगा। जहां पर बाकी जो बचते हैं उनकी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेंगे। बाकी उनकी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने का वही मेथड होगा जो हम कॉम्बिनेशन के थ्रू बॉल्स को सिलेक्ट करते होते हैं। 0 0 का मतलब क्या है? पहले 0 0 का कि हमारे पास ब्लैक 0 है और रेड भी 2 में से 0 है। बाकी क्या बच गए? ग्रीन थी, कौन सा क्या कलर था? बाकी ग्रीन था, 3 बॉल्स ग्रीन थी, तो 3 में से 2 सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि ना ब्लैक आई है ना उसमें रेड आई है, तो 3 में से 2 जो सिलेक्ट हुई वो ग्रीन हो गई। और टोटल हम क्या करते हो, टोटल 8 थी, तो 8 में से 2 ये उसका सैंपल स्पेस का आ जाएगा। इसी तरह हम हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते जाएंगे। सपोज अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको 1 1 की या 1 एंड 0, इसको हम अगर उसमें लिखेंगे तो कैसे ये डिफाइन होगा? 3C1 3C1 ये 0 हो और जाएगी 2C0 और यहाँ पे एक बस आ जाएगी, 3C1 आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। इस तरह सबकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड हो जाएंगी। ठीक होगा। तो तमाम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेनी है। फिर आप इस तरह भी इसको टेबल में बना सकते हो, या फिर आपने इस तरह भी टेबल में आ सकते हैं। 0 0 3 बैट 28, अरे इसको गिरा दो, इस सब की फेंक दो इसको। प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। ये किसका माइक ऑन है? इसको भी रखें, हार कर रखेंगे। जब बोलना उस वक्त आप माइक ऑन कर लिए करें। ये देखें, जो मैंने बताया था कि ये 0 0 हो जाएंगी, वो प्रोबेबिलिटीज 0 हो गई हैं। तो ये हमारे पास इसका, इस फार्मूले को हमने फॉलो किया था। नेक्स्ट हमारे पास था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसमें आप देख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 कहां तक बनता है। इसमें भी लेस देन और इक्वल टू बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें नहीं बनेगा क्योंकि प्लस 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, तो ये हम नहीं कंसीडर करेंगे। 1 और 0 ये भी कंसीडर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो 1 2 3 ये तीनों जो है उसके अंदर इनकी प्रोबेबिलिटीज को सम कर लेंगे, तो हमारे पास दूसरे का आंसर आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 0 0 0 1 1 0, 1 1 को नहीं लेंगे क्योंकि उसका सम 2 हो जाएगा।
हमारी लिमिट है लेस देन और इक्वल टू 1 रहना है हमने। आगे उसने कहा कि इसके मार्जिनल पीडीएफ फाइंड करें, तो मार्जिनल पीडीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनके जो सम करेंगे, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज होंगी उनके यहाँ पर सम कर लेंगे, तो यहाँ पर x g ऑफ x आ जाएगा, और इनको सम करेंगे तो यहाँ पर h ऑफ y आ जाएगा। ये देख जो ये इन्होंने किया है। उसके बाद बाय डेफिनेशन द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन 1, x गिवन 1, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि गिवन 1 y के लिए 1 है और x जो है इसके लिए चेंज होता रहेगा, नहीं रखा, इसकी सारी वैल्यूज हमें लेना पड़ेंगी जी। देखें x हमारे पास 0 to 2 वेरी करेगा, y हमारे पास जो है 1 फिक्स रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसके अंदर अगर हम आते हैं तो ये प्रोबेबिलिटीज आएंगी, y हमारे पास 1, 0 के लिए 6/28, 1 के लिए x 6/28, 2 के लिए 0 आ जाएगा, इन्हीं को वो क्या करेगा, ऐड कर लेगा। अब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, तो कंडीशन में हमारे पास गिवन भी आएगा। गिवन में हमारे पास h ऑफ 1 तो वो h ऑफ 1 हमारे पास कंडीशनल में आ गया, और ये देखें इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास f ऑफ x कॉमा 1 डिवाइडेड बाय h ऑफ 1 आ रहे हैं, तो h ऑफ 1 के लिए हमारे पास ये x वैल्यू 0 to 2 करेगा और ये प्रोबेबिलिटी 3/7 आ जाएगी। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे f ऑफ x गिवन 1, तो f ऑफ x कॉमा 1 h ऑफ 1 इज इक्वल टू, इसको क्या कर दिए, h ऑफ 1 की जगह पे वो इधर इसको ले गया है, तो ये 7/3 हो जाएगा। 3/7 की बजाय जब दूसरी तरफ जाएगा तो उसको 3/7 कर रहा है, और f ऑफ x कॉमा 1, तो अब x यहाँ पर 0, 1 और 2 वेरी करेगा, ये हमारे पास 0 व 1, 1 व 1, 2 व 1, ये प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करना पड़ेंगी। यानी x के लिए 0 गिवन 1, 1 गिवन 1 और 2 गिवन 1, तो 7/3 हमारे पास जो डिवाइजर में था 3/7, उसको उसने 7/3 कर दिया है, और f ऑफ 0 1 आ जाएगा। आप यहां से प्रोबेबिलिटीज इसके टेबल से पिक करते जाएंगे कि f ऑफ 0 व 1 क्या है, 6/28 था, तो वो हमारे आ जाएगा 6/28। इस तरह अगर यहाँ पे 1 गिवन 1 होता तो यहाँ पर 7/3 इंटू f ऑफ 1 व 1, आप पिक कर लें यहाँ से 1 व 1 की प्रोबेबिलिटी, ये भी 6/28 आ रही है, तो ये देखें 6/28 यहाँ पर आ गई है, और इसको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट की हमारे पास 2 1 आएगी, तो वो 0 थी, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास f ऑफ x गिवन 1 की ये प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। x वेरी कर रहा है, y हमारे पास फिक्स है। उसके बाद क्या है, we find that f of 0 1 अच्छा, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज उसकी फाइंड की गई हैं। f of 0 1 कैसे फाइंड होगा, ये कौन सा पार्ट किया, 5वें में क्या है, अच्छा r x एंड y इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन था हमारे पास। उससे पहले v p है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1,
तो ये तो जस्ट आप वहां से पिक कर लोगे प्रोबेबिलिटीज इसकी 0 व 1 गिवन y इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट्स के लिए हमारे पास ये पॉइंट नंबर था 5वां। तो वहां से प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से ही आ गई है, उन्होंने 0 और 1 के लिए ये 1/2 इधर से पिक कर ली है। आगे अब हमने देखना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट के लिए f ऑफ 0 व 1 जो है 6/28 हमारे पास है। तो अब उनकी g ऑफ 0 व y को वेरी कर रहा है, तो उसका हम फाइंड कर रहे हैं मार्जिनल फंक्शन, और h ऑफ 1 का मार्जिनल फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। और जब उसका ओवरऑल डिवाइडेड बाय उन दोनों के मार्जिनल मल्टीप्लाई किया इनको, तो वो 6/28 के इक्वल आ जाता। तो इसको कहता है ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। अब इक्वल नहीं आया तो हम इसको कहेंगे दीज आर नॉट स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंटिन्यूअस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो हम कर रहे थे ये डिस्क्रीट के लिए था, उसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूअस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर दोनों वेरिएबल हमारे पास कंटिन्यूअस हैं तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम कंटिन्यूअस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। प्रॉपर्टीज इसकी भी उसी तरह होंगी कि f of x y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x व y, ये सेम प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेम है, लेकिन इसको सॉल्व हम किस तरह करेंगे। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंटीग्रेशन के तहत करते हैं, -∞ से +∞। एक यूज हुआ है x के लिए, -∞ टू +∞ डबल इंटीग्रेशन है, तो दूसरा हुआ है y के लिए। तो उसको हम dx dy -∞ से +∞ जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, तो इसका सम जो है 1 के इक्वल आएगा। उसके बाद अगर हमने a से b x की लिमिट है और c से d y की है, तो इनको अगर हमने फाइंड करना है a टू b और c टू d f of x y dy dx, ये इनकी लिमिट्स हम पुट कर देंगे दोनों की, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड हो जाएगी। यानी हमने एक इंटरवल में x की जो है a टू b इंटरवल में और y की c टू d इंटरवल में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम उनकी मुतलका लिमिट्स लगा देते हैं और इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं, तो उस इंटरवल की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल का, अगर हम यूनिवेरिएट में जब पढ़ रहे थे वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए फाइंड करते थे, तो -∞ टू उस वेरिएबल तक हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते थे। x है तो x तक, y है तो y तक। अब ये हमारे पास बाइवेरिएट है, तो बाइवेरिएट में -∞ टू x और -∞ टू y, और आगे उसका फंक्शन आ जाएगा और डेरिवेटिव्स दोनों के dv और du आ जाएंगे। तो इस तरह हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बाइवेरिएट फाइंड कर सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब इसकी होगी, कंडीशनल से पहले इनके ये मार्जिनल होंगे। जब मार्जिनल इनके फाइंड करना है तो -∞ टू +∞ f of x व y, और जब हमारे पास मार्जिनल y की होगी -∞ टू +∞ f of x व y d of x। जब हम मार्जिनल फाइंड कर रहे होंगे x के लिए, तो लिमिट्स जो हमने यहाँ पर सॉल्व करनी है वो y की आएंगी, और जब हम y की कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो लिमिट्स आएंगी वो x की आ जाएंगी। ये उसकी लिमिट्स बता रहा है। दैट इज द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल्स इज ऑब्टेन
by integrating out the other variables from the giant PDF between the limits, यानी इसकी लिमिट जो है -20 to +20 होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x गिवन y और y गिवन x के लिए सेम फार्मूला फॉलो करेंगे। सॉल्व करने का मेथड इसका इंटीग्रेशन वाला होगा, कंटिन्यूस का f of x, y ओवर h of y, जो यहाँ पर गिवन में होगा वही नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। सेम फार्मूले इनके भी। यहाँ पर इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इट इज द वर्थ नोटिंग दैट द कंडीशनल पीडीएफ इज satisfy all the requirements of the univariate, यानी सेम कंडीशनल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं बाइवेरिएट्स की यूनिवेरिएट वाली ही हैं। Finally, two continuous random variable x and y are said to be statistically independent if and only if the giant density of x or y can be factored in the form of y x or y, g of x h of y, यानी सेम वही जो हमारे पास डिस्क्रीट में बन रहा था वही चीजें कंटिन्यूस के लिए भी सेम फार्मूला है फॉर इंडिपेंडेंट के लिए। अब ये हमारे पास गिवन द फॉलोइंग जाइंट पीडीएफ, ये जाइंट पीडीएफ गिवन है। अगर यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो तो फिर उसको हम डेरिवेटिव लेकर पीडीएफ बना लेते हैं, और अगर पीडीएफ गिवन हो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो हम उसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ गिवन है तो वेरीफाई द f of x और y is a giant density function। तो जब इस वेरीफाई आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसकी जो भी लिमिट्स गिवन है उन लिमिट सॉरी उन लिमिट्स को हम अप्लाई करते हैं -20 to +∞ दोनों पे और इंटीग्रेट करते हैं। अगर उसका आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे ये जाइंट डेंसिटी फंक्शन है। अगर 1 के इक्वल आंसर नहीं आएगा तो वो जाइंट डेंसिटी फंक्शन नहीं होंगे। ये फार्मूला यूज होता है -20 to +∞, -20 to +∞, f of x व y d of x dy is equal to 1। और ये दूसरी कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में तो यही है कि इनका आंसर जो है 0 से बड़ा है, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसको -∞ से +∞ दोनों के लिए इंटीग्रेट करें तो 1 आ जाए। तो इंटीग्रेशन का वही प्रोसेस होगा। अब ये हमारे पास 1/8, 0 to 2, 2 to 4। अब इसमें देखें 0 to 2 जो है ये x की लिमिट है, 2 to 4 y की लिमिट है। अब 0 to 2 को वो होल्ड कर रहा है और x के लिए उसके लिए सॉल्व कर रहा है y के लिए। तो 0 to 2 हम y को एज अ वेरिएबल कंसीडर करेंगे और x को इसमें कांस्टेंट कंसीडर करके इंटीग्रेट कर देंगे। कांस्टेंट का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जिस वेरिएबल के तहत आप कर रहे हैं। तो 6y आ जाएगा, माइनस x को भी हमने कांस्टेंट इसमें तस्वर करना है तो इसके साथ भी y आ जाएगा, इंटीग्रेट y के कर रहे हैं। माइनस जब y का हम करेंगे तो y का स्क्वायर, और स्क्वायर में जो पावर बनती है वो 2 आ जाएगा, और उसकी लिमिट अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अब फिर हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे x के लिहाज से। जब विद रिस्पेक्ट टू x इसको सॉल्व करेंगे तो 6x - 2x का स्क्वायर ओवर 2 होगा तो 2 के साथ कट जाएगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो ये देखें ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको कहेंगे ये एक पीडीएफ है, जाइंट पीडीएफ है। आगे उनकी प्रोबेबिलिटीज ही निकाली गई हैं, जस्ट उनकी लिमिट्स चेंज करेंगे आप। x लेस देन और इक्वल टू 3/2, इट मींस कि आप इसकी लिमिट x के लिए लगाओगे -20 से
3/2 माइनस फिनिटी एक्स के लिए हमारे पास 0 था, तो 0 to 3/2 इसकी लिमिट निकालोगे, और y की लिमिट कहाँ पे लगाओगे, 2/5 तक लगाओगे। लेकिन स्टार्ट y की कहाँ से करनी है, वो लिमिट्स आप देख लें कि y स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो 2 से लेकर